की वीडियो में छत्तीसगढ़ सर्किल का पेपर लेकर आए हैं और छत्तीसगढ़ सर्किल के सारे डिपार्टमेंटल क्वेश्चन करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन हम पिक कर लेते हैं। मार्क द करेक्ट इन रिलेशन फॉरेन पोस्ट रीडायरेक्टेड करस्पॉन्ड। विदेशी पोस्ट पुनः निर्देशित पत्राचार से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। समझिए कि फॉरेन पोस्ट में कंडीशन है रिडायरेक्शन का, उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, सरफेस मेल आइटम रिसीव फ्रॉम एनी कंट्री, भारत में डिलीवरी के लिए किसी भी देश से प्राप्त सतह की डाक भारत के भीतर किसी भी स्थान पर पुनः निर्देशित की जाती है। पहला कथन सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया, आप सभी के उत्तर आ गए, डी बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा कथन बोल रहा है कि फर्स्ट क्लास मेल है, सरचार्ज है, बिना सरचार्ज है, हवाई मार्ग से फ्री में इसका रिडायरेक्शन किया जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा देखिए कि किसी भी देश से प्राप्त कोई आर्टिकल है जो कम शुल्क के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं, मतलब कंसेशनल रेट के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं, भारत में डिलीवरी के लिए प्राप्त कोई सरफेस मेल आइटम है, तो ध्यान रखिएगा कि एक देश से दूसरे देश में रिडायरेक्ट किया जा सकता है। ये तीनों ही कंडीशन रिडायरेक्शन के सही है फॉरेन पोस्ट में, इसका उत्तर डी है। तीनों स्टेटमेंट काफी महत्वपूर्ण हैं, डी उत्तर इसका करेक्ट है। आप सभी के उत्तर आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इन रेफरेंस टू पीओ गाइड 2 मार्क इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड के संबंध में गलत विकल्प का आपको चयन करना है। पहला क्या दिया कि पोस्ट कार्ड को मोड़ा, काटा और बदला नहीं जाना चाहिए, बिना बंद किए भेजा जाना चाहिए। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। क्या बताया हमने कि भाई पोस्ट कार्ड ओपन कम्युनिकेशन होता है, उसे आप मोड़ नहीं सकते, उसे आप बदल नहीं सकते, उसे आप काट नहीं सकते। इसका उत्तर जो है बिल्कुल आपका ए वाला जो है सही है। हमें ढूंढना क्या है, गलत ढूंढना है। दूसरा बोला है कि पोस्ट कार्ड के लिए जो नियम मैं आपको बताया था थ्योरी वाले वीडियो में, वहां पर जो नियम बताया उन नियमों का पालन नहीं किया तो पोस्ट कार्ड को पत्र माना जाता है। अगला जो आपका बोला है कि अनपेड और इनसफिशिएंटली पोस्ट कार्ड फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं गंतव्य को और वहां पर फिर चार्ज वसूल करता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों ही कंडीशन सही है। इसका जो गलत कंडीशन था वो था डी। डी में क्या बोला था, ये पोस्ट कार्ड है और पोस्ट कार्ड के बारे में बता रहा है कि बाएं हाथ का आधा हिस्सा प्राप्तकर्ता का पता लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या ये बात सही है? ये बात गलत है। हम पोस्ट कार्ड में प्राप्तकर्ता का पता दाएं हाथ की ओर लिखते हैं। हमने अच्छे से पढ़ा है, ये वाला दायां हाथ, ये वाला बायां हाथ। पता इधर लिखेंगे, डाक टिकट इधर लगाएंगे, इधर हम कोई कम्युनिकेशन या कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं वो लिखेंगे। इसका उत्तर डी हो गया। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला है 3 नंबर का, बोला है द प्रिंटेड पेपर सर्विस फॉरेन पोस्ट करस्पॉन्ड टू डॉट डॉट सर्विस इनलैंड पोस्ट, सम वेरिएशन इन द कंडीशन। कि मैंने आपको बताया कि फॉरेन पोस्ट में जिस प्रकार का सर्विस आपका मुद्रित कागज देता है उसी में कुछ नियमों के बदलाव के साथ अंतर्देशीय डाक में कौन सी सर्विस हमें मिलती है। अच्छा क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ध्यान रखिएगा। जो सर्विस हमें पीपी देगा फॉरेन की कंडीशन में, पीपी को हम बोलते हैं प्रिंटेड पेपर, वही सर्विस हमें देता है इंलैंड में बीपी। बीपी को बोलते हैं बिजनेस बुक पैकेट, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बोला है सीमा शुल्क नियंत्रण रूप से किया जाता है। देखिए, कस्टम कंट्रोल कहां पे किया जाएगा? मुख्य रूप से पॉइंट ऑफ एंट्री, जहां पे आर्टिकल एंट्री करेगा, पॉइंट ऑफ एग्जिट, जहां पे आर्टिकल निकासी करेगा। इसके अलावा फॉरेन पोस्ट ऑफिस, इन तीनों जगह में कस्टम कंट्रोल का एग्जामिनेशन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो डी उत्तर इसका करेक्ट हो गया, उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन 5th नंबर का है, कंप्लेन अबाउट असेसमेंट कस्टम ड्यूटी डील विथ ओनली बाय। कि सीमा शुल्क नियंत्रण से संबंधित जो शिकायत होता है उसको कौन डील करेगा?
पोस्टल अथॉरिटी गलत जवाब है, ठीक है, ये गलत। अगला है कस्टम अथॉरिटी, बिल्कुल सही। याद रखिएगा, सीमा शुल्क निर्धारण के बारे में कोई कंप्लेन, और कंप्लेन का जो आपको नियम दिया है वो सेक्शन 11 में दिया है। अब मुझे बताइए कि सेक्शन 10 में क्या दिया है और सेक्शन 9 में क्या दिया है, सेक्शन 8 में क्या दिया है। इसका उत्तर बी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 6 नंबर का क्वेश्चन है, बोला है कि जब मेथड ऑफ एड्रेस फॉर एन आर्टिकल व्हेन पोस्टेज प्रीपेड कैश फॉर पोस्टिंग रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, कि देखिए आरएनपी है और आरएनपी फॉरेन का है। कंडीशन ये है कि भाई साहब आरएनपी को आप भेज रहे हैं और उसके लिए जो खर्चा आ रहा है उसको आप कैश में पेड कर रहे हैं, ठीक है, ये बात आपको पता हो गया, नियम आपने पढ़ा है। ये आपका आर्टिकल है, आर्टिकल पर एक शब्द या एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बुक नाउ पे लेटर, गलत हो गया। अगला है पोस्टेज पेड इन कैश नॉट बी टैक्स, ये भी गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि फॉरेन के कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि हम लिखते हैं पोस्टेज पेड पोर्ट पेई, है ना, कि भाई पोस्टेज पेड है पोर्ट पेई, ये वर्ड आपको आर्टिकल पर लिखना होता है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल 11 में आपका कंप्लेन है, सेक्शन वाला जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं याद कर लीजिएगा। 10 में निषेध है, 9 में कस्टम कंट्रोल है, 8 में बीपीसीओडी है और 7 में ब्रिटिश पोस्टल ऑर्डर है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। एरोग्राम का अधिकतम वजन 3 ग्राम, कीमत पूछेगा 20 रुपया, और 20 रुपए का जो कीमत है सभी देशों के लिए है, सभी देशों के लिए। किसी भी देश में आप एरोग्राम भेज रहे हैं, 2022 में अपडेट हुआ था, नया टैरिफ रेट जारी किया था अंतर्देशीय डाक के लिए डाक विभाग ने, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है अ पैक कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी लेबल ग्रीन, कि हरे रंग का लेबल उपयुक्त होता है किसके लिए। पहला बोला कि फैटी सब्सटेंस मतलब वसा युक्त पदार्थ आप भेज रहे हैं तो, फर्जाइल आर्टिकल या बोले कि नाजुक कोई वस्तु है उसके लिए उपयोग में आता है, या फिर जीवित मधुमक्खी मतलब लाइव बीज भेज रहे हैं तो उसके उपयोग में आता है, या फिर मेडिसिन भेज रहे हैं। हमने आपको कंडीशन अच्छे से पढ़ाया है और बताया है कि जब भी आप अर्जेंट मेडिसिन भेज रहे हैं आपको ग्रीन लेबल का उपयोग करना है। इसका उत्तर डी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, पूछा है डाकघर किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग करता है। डाकघर किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग करता है, वाइड एरिया नेटवर्क। 2 प्रकार का है, NSP1 NSP2, ठीक है, देख लेते हैं, सी उत्तर करेक्ट है। चलो अगला देखो, आईटी आधुनिकीकरण का उद्देश्य नहीं था। 2012 1.0 में कुछ ऑप्शन दिए हैं, पूछा है कौन सा एक पर्पस नहीं था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, देश भर के सभी डाकघर का स्वरूप और अनुभव में सुधार, ये इसका उद्देश्य नहीं था। बाकी ग्रामीण डाकघर को कंप्यूटरीकृत करना, ग्रामीण डाकघर को RICT से जोड़ना, ठीक है, इसके अलावा डाक विभाग के सभी ऑपरेशन को एकीकृत मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर का विकास करके कस्टमर को प्रभावशाली प्रोडक्ट वितरण करना, ये सभी उसके उद्देश्य थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 11। नवंबर 2012 IT 1.0 का यह समय था, और जब ये प्रोजेक्ट लाया गया था तो 4,909 करोड़ का परिव्यय आया था, 4,909 करोड़। ये 1.0 की कहानी है,
2.0 में टोटल खर्चा 5,785 करोड़ का आया है। तो बोला है कि किसने इस 4,909 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी थी। तो कमेटी का नाम था आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, जिसे हमने कहा था CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर इससे संबंधित मैं कुछ और बातें आपको बताऊं तो भैया इस पर 8 सेगमेंट थे, 8 सेगमेंट का अलग अलग वेंडर था और अलग अलग उनके उद्देश्य थे। फिलहाल में 2022 से अभी 2.0 डाक विभाग कंटिन्यू कर रहा है और अपने तकनीक को और भी बढ़ावा दे रहा है। और 2.0 के भी क्वेश्चन आपको याद करने हैं। बेसिकली 2.0 मैं आपको बताऊं तो इतना आपको कुछ याद नहीं करना है, लेकिन कुछ चीजें याद करनी है। थोड़ा बहुत उसमें थ्योरी लिखा है और थोड़ी बहुत बातें फिक्स हैं, डेट वगैरह, है ना। IPB के पास कौन सा प्रोडक्ट अभी है, DOP के पास कौन सा है, इस प्रकार की जो बातें हैं वो आपको परीक्षक दृष्टिकोण से याद रखनी है। DRC पूछा है तो DRC तो 50 बार आ गया। D से होता है डिजास्टर, R से होता है रिकवरी और C से होता है सेंटर। ठीक है, डिजास्टर रिकवरी सेंटर, और कई बार इसे आपदा रिकवरी सेंटर भी बोल देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन सरल था। डेट याद रखिएगा कब से ये फंक्शन शुरू हुआ था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, नेटवर्क इंटीग्रेटर के मामले में कौन सा सत्य है। नेटवर्क इंटीग्रेटर के मामले में आपसे सत्य कथन पूछा है। देखिए, मेरी बात को अगर समझेंगे तो मैंने आपको अभी बताया कि टोटल जो है 2 प्रकार का नेटवर्क होता है, एक NSP 1 होता है और दूसरा NSP 2 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। बैन नेटवर्क डाकघर यूज करता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा, अभी आपको क्वेश्चन मिला है तो मैं आपको इससे संबंधित कुछ और चीजें बताऊंगा। IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 में डिफरेंट प्रकार के सेगमेंट थे। तो ध्यान देने वाली बात यह होगी कि भाई सबसे पहले कौन सा लागू किया गया था, सबसे पहले कौन सा सेगमेंट लागू किया गया था। देखिए, जब आपसे कभी पूछेगा कि सबसे पहले जो सेगमेंट टोटली रूप से इंप्लीमेंट हुआ है, यह शब्द आपको ध्यान रखना है, टोटली संपूर्ण रूप से इंप्लीमेंट हुआ है, वो सेगमेंट था डाटा सेंटर। ठीक है, क्या था, डाटा सेंटर। ये बात याद रखिएगा। कभी आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा खर्चा किस सेगमेंट में आया था, तो आपको ध्यान रखना है कि उस सेगमेंट का नाम था CSI। पूछेगा कि सबसे कम खर्चा किस सेगमेंट में आया था, तो आपको ध्यान रखना है कि उसका नाम था CM। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है और 15 नंबर क्वेश्चन है और आपसे पूछा दर्पण का मतलब क्या होगा। ध्यान रखिएगा, दर्पण डिजिटल एडवांसमेंट रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया फुल फॉर्म पूछा है और कई बार आ चुका। हिंदी में भी ध्यान रखिएगा, हिंदी वाला भी कभी पूछ सकता है ना, हिंदी वाले भी याद रखिएगा, कई बार हिंदी वाला भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। DPMS, भाई DPMS क्या है, डिलीवरी पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम। किसके अंतर्गत आता है, CSI के अंतर्गत आता है। ठीक है, CSI के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, ईच डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस इज कॉल्ड SOL। SOL का मतलब होता है सर्विस आउटलेट, और सर्विस आउटलेट जो होता है वो किससे संबंधित है। आपसे बोला CSI से संबंधित है या फिर फिनेकल से संबंधित है, CSI और फिनेकल दोनों से संबंधित है ये, या फिर केवल ये किसी संबंधित ही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा सोल ID, प्रत्येक डाकघर की सोल ID होती है और सोल ID जो है वो फिनेकल से संबंधित होती है।
अगला क्वेश्चन 18 नंबर का, इंडिया पोस्ट का टोल फ्री नंबर जो है वो क्या है? देखिए, दो तीन बातें बता दूं, ट्विटर का आईडी, फेसबुक का आईडी, इंस्टा का आईडी, कू का आईडी, ये सभी आपको याद होने चाहिए। आईपीबी के कुछ नंबर, साथ ही साथ आपको टोल फ्री नंबर इंडिया पोस्ट का जो है 180026666868। एक आपका नंबर होता है, ये तो स्पेशली किसी भी पॉइंट से संबंधित आप क्वेरी करना चाहते हैं तो इस पे कर सकते हैं। एक और आपका नंबर होता है 180042522040, ठीक है। ये भी नंबर होता है जिस पर आप एटीएम या फिर एसएमएस, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग संबंधित पूछताछ करेंगे। 180042522440, ठीक है, इसको भी याद कर लेना। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो 19 नंबर का है, और ये क्वेश्चन आपसे सवाल कर रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा प्रथम श्रेणी का मेल में डिफरेंट है। देखिए, प्रथम श्रेणी मेल तो अच्छे समझा दिया ना मैंने, अब बताइए आईएलसी, बिल्कुल भाई ये प्रथम श्रेणी के अंतर्गत ही आता है, इसीलिए इसको हम लगा देते हैं एफ। पत्रिकाएं सेकंड क्लास, ये फर्स्ट क्लास, ये फर्स्ट क्लास, ऑप्शन बी करेक्ट है। स्पीड पोस्ट जो है वो कितने कैरेक्टर, कितने अक्षर लेके चलता है, मतलब उस पर कितने अक्षर होते हैं जो उसका बारकोड होता है, आपने देखा होगा ऐसे करके होता है ना, ई यम, फिर कुछ नंबर होते हैं, फिर कुछ लास्ट में आईएन होता है, आईएन का मतलब इंडिया रहता है, ठीक है। ई का मतलब स्पीड पोस्ट है, ये आपको पता बताएगा कि भाई ये स्पीड पोस्ट आर्टिकल है। दूसरा जो आपका नंबर अक्षर होता है वो दर्शाता है कि भाई साहब ये जो है किस सर्किल में बुक किया गया है, ये भी याद रखिएगा, है ना। अगला देखिएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिएगा, शानदार क्वेश्चन है भाई, शानदार, अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है कि कॉरपोरेट ग्राहक है, और कॉरपोरेट ग्राहक क्या करता है, स्पीड पोस्ट लेखों की बुकिंग करता है। तो मैंने आपको डिस्काउंट स्ट्रक्चर बताया था, अरे बिल्कुल बताया था ना, क्या बताया था, मैं फिर से बताता हूं आपको, आप भूल गए, अभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। क्या बताया था, 50,000 से लेकर 5 लाख 10% डिस्काउंट, 5 लाख से लेकर 25 लाख 15%, 25 लाख से 1 करोड़ 20%, 1 करोड़ से 5 करोड़ 25%, 5 करोड़ से ऊपर 30%। क्या कहानी है, कहानी है कि कोई भी कॉरपोरेट ग्राहक 6 लाख का बिजनेस दे रहा है, कैसे लगाएंगे भाई, 6 लाख 5 लाख और 25 लाख के बीच में आया, कितना डिस्काउंट, 15%। अरे 6 लाख का 15% निकालिए, कितना होगा, आपका हो जाएगा 15 छक्का 90, ठीक है, 90,000। बात सही है, बिल्कुल सही है, बात सभी को समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 22 है, और 22 में आपसे पूछा है कि 200 एसडीआर वाला कोई आर्टिकल है। एसडीआर क्या होता है, जैसे आपका करेंसी इंडियन में है आईएनआर, उसी प्रकार का एक करेंसी है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे संबंधित इतना ही पूछा जाता है आपके परीक्षा में। तो आपको बोला कि 200 एसडीआर का मूल्य का कोई आर्टिकल है, आर्टिकल नहीं बोला, स्पीड पोस्ट बोल दिया सीधे, है ना। तो बोला है कि किस प्रकार का कस्टम शुल्क उपयोग किया जाएगा, कस्टम शुल्क फार्म। तो क्या कहानी, 2 कहानी, कौन कौन सी, पहली कहानी सुनिएगा, क्या कहानी है, पहली कहानी सुनिएगा कि जब वैल्यू 300 या 300 से कम का होगा, मेरी बात समझिएगा थोड़ा सा, 300 या 300 से कम का होगा, 2 पॉइंट लिख दिया मैंने। तो कौन सा फार्म, अरे CN 22 फार्म।
जब 300 से ज्यादा का होगा, और 300 से ज्यादा का मतलब होता है 301 या उससे और ज्यादा, 5, 10, 20, 500, तब आपको उपयोग करना है CN23 फार्म। तो इसका उत्तर बी, सभी का उत्तर, सूरज ठाकुर का उत्तर, जोगेंद्र सिंह का उत्तर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। स्पीड पोस्ट में पीओडी, जैसे आप रजिस्टर्ड में एडी, वैसे स्पीड पोस्ट में पीओडी, ठीक है। तो एडी का चार्ज 3 रुपया, तो पीओडी का चार्ज बता दीजिए। अब पीओडी केवल स्पीड पोस्ट में लगाएंगे तो कहानी इंपॉर्टेंट है ना। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार सर्किल गलत क्वेश्चन पूछता है। मैंने ये एनालिसिस किया है कि सर्किल गलत क्वेश्चन पूछता है। कैसे गलत पूछता है कि भैया जब पीओडी चार्ज पूछता है तो आपको ऑप्शन में दोनों प्रकार की चीजें देता है। जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछना चाहिए था कि पीओडी चार्ज बताइए जीएसटी सहित, ठीक है। हालांकि इसमें बी ऑप्शन में दे दिया है, पर पूछता कि जीएसटी सहित। हमेशा आपको बताना है कि 10 प्लस जीएसटी, ठीक है। ऑप्शन जो आपका डी था वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है। बीपी का मैक्सिमम आपसे वेट पूछा है, बीपी का मैक्सिमम वेट पूछा है, इसका डी उत्तर करेक्ट है। 25 नंबर देखो, अ कंपनसेशन फॉर लॉस डैमेज डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट आर्टिकल, घरेलू स्पीड पोस्ट वस्तु हानि चोरी क्षति के लिए मुआवजा कितना दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कैसे डी करेक्ट होगा? स्पीड पोस्ट का दुगुना, ठीक है, लॉस का कंडीशन है, लॉस के कंडीशन में स्पीड पोस्ट का दुगुना या फिर 1000, दोनों को हम तुलना करेंगे और जो कम होगा वो दे देंगे, ठीक है। 23 नंबर का जो उत्तर है वो बिल्कुल करेक्ट है ना, डी उत्तर करेक्ट है। 10 प्लस जीएसटी जो है वो वसूल किया जाएगा। 10 रुपया पीओडी चार्ज है और उस पर जीएसटी भी 18% लिया जाता है। इस बात की जानकारी होनी चाहिए। मैं आपसे ये बोल रहा था कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाना चाहिए कि जीएसटी सहित बताइए या बिना जीएसटी के बताइए। चलो अगला 26 नंबर का है। 26 नंबर में पूछा है जो सीओडी का राशि हम प्राप्तकर्ता से वसूल करते हैं उसको हम किस माध्यम से प्रेषक तक पहुंचाते हैं, बताइए। मैंने आपको बताया था ई पेमेंट इज राइट, किसके माध्यम से? ई पेमेंट के माध्यम से। कि जो VPMO का पैसा होता है, VP जो आता है आपके पास, उसका पैसा हम EMO के माध्यम से, और COD का जो पैसा होता है उसका पैसा हम ई पेमेंट के माध्यम से। ये दोनों बातें अलग अलग हैं और दोनों में आपको प्राप्तकर्ता से पैसा ही वसूल करना है, लेकिन एक का पैसा EMO के माध्यम से और दूसरा का पैसा जाएगा ई पेमेंट के माध्यम से। क्या है, आपको बात समझ में आई? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का बोला मैक्सिमम घरेलू स्पीड पोस्ट आर्टिकल का बीमा का सीमा कितना? 1 लाख। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी कंटेंट है, 1 लाख बीमा। सोना, चांदी, इसके अलावा प्रेसियस स्टोन, कोई भी ऑब्जेक्ट है इसके अलावा 1 लाख तक का, ठीक है। 1 लाख तक का यसो में और यचो में कौन सा लगा दूं मैं? आप बताइए। डी लगा देता हूं, ठीक है, डी लगा देता हूं। चलूं, कैश 20,000 है। अगला है 28 नंबर का और बोला पार्सल के लिए डाक शुल्क और टैरिफ शुल्क निर्धारित किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है पार्सल जब आप भेजते हैं तो डाक शुल्क या टैरिफ जो है, तो मैं आपको बता रहा था कि जब आप पार्सल भेज रहे हैं तो उसके लिए जो डाक शुल्क है, जो टैरिफ शुल्क है, उसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं।
तो मैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर देख रहा हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा कि जब आपसे पार्सल पूछेगा तो ऑप्शन डी में जो बातें आपको बताई है कि ग्रॉस वेट या फिर वॉल्यूमेट्रिक वेट, विच एवर इज मोर, दोनों का तुलना किया जाता है। कैसे किया जाता है कि कुल वजन या वॉल्यूमेट्रिक वजन, जो पार्सल की लंबाई, चौड़ाई और इसके बाद जो गहराई है, तीनों का मेजरमेंट किया जाएगा और उसके हिसाब से वजन निकाला जाएगा और चार्ज फिर वसूल किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, इसका उत्तर डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। और वॉल्यूमेट्रिक वेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे डेप्थ। ध्यान रखिएगा, डिवाइड बाय 5000 करेंगे, जो वैल्यू आएगा तुलना करेंगे और उसके हिसाब से हम इसका चार्ज वसूल करेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट था और काफी यूनिक क्वेश्चन था, पहली बार यह क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। कुछ विकल्प दिया है, उन विकल्पों को रीड करना है और बताना है कि कौन सा सही है। पहला जो आपको बोला है अ नॉमिनल रोल इज रिकॉर्ड ऑफ पोस्टल असिस्टेंट एक्चुअली वर्क पोस्ट ऑफिस एनी गिवन डे मेंटेन MS-12। कि भाई नॉमिनल रोल जो होता है एक प्रकार का दस्तावेज है जो डाकघर में मेंटेन किया जाता है किसी पोस्टल असिस्टेंट और बाकी कर्मचारियों के लिए। और फॉर्म नंबर क्या होता है? फॉर्म नंबर होता है MS-12। नॉमिनल रोल लिखने का जो काम करते हैं वो करते हैं पोस्ट मास्टर। इंपॉर्टेंट कहानी था। जिन कार्यालयों में विलेज पोस्टमैन या फिर पोस्टमैन की संख्या 25 से अधिक होती है वहां पर भी हम नॉमिनल रोल मेंटेन करते हैं, इसी सारे नियम को पालन करके। तो हमने देखा कि भाई ए ऑप्शन भी करेक्ट था, बी ऑप्शन भी करेक्ट था और इसके अलावा सी ऑप्शन भी करेक्ट था। ठीक है, तो इसका उत्तर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, एन आर्टिकल वियरिंग OIGS ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, किसी आर्टिकल पर लिखा हुआ है, उस आर्टिकल को कैसे कंट्रोल किया जाता है? नाम के द्वारा, डिजिनेशन के द्वारा, या फिर इंचार्ज ऑफ ऑफिस के द्वारा, या फिर नन ऑफ दीज। ध्यान रखिएगा, कोई भी आर्टिकल जिस पर मेंशन है ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, उस आर्टिकल को उसके पदनाम के हिसाब से ही वितरित किया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जब आर्टिकल सरकारी होगा और उस पर डेजिनेशन मेंशन है तो उसको डिलीवरी और रिडायरेक्शन दोनों ही चीजें पदनाम के हिसाब से की जाती हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए क्या बोल रहा है कि व्हेन अ रेमिटेंस इज मेड एसओ थ्रू अ स्पेशल कैरियर, जब रेमिटेंस सब ऑफिस को स्पेशल कैरियर के माध्यम से किया जाता है तो पूछा है कि एसपीएम की जानकारी के लिए किस दस्तावेज में एक टिप्पणी लिखी जाती है कि पैसा जो रेमिटेंस किया गया है वो कैसे किया गया है। इन एसओ स्लिप, एसओ डेली अकाउंट, रजिस्टर्ड लिस्ट या फिर हेड ऑफिस समरी। तो जब भी रेमिटेंस कर रहे हैं, कैश का एक्सचेंजमेंट कर रहे हैं, तो आपको बात पता होना चाहिए कि एसपीएम की जानकारी के लिए एसओ स्लिप में ये जानकारी मेंशन की जाती है कि वाहक के माध्यम से पैसा आपके डाकघर के लिए भेजा गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला 32 है और पूछा है हेड पोस्टमैन ड्यूटीज, हेड पोस्टमैन के कर्तव्य कौन कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपको टू कन्वे कैश फ्रॉम टू द ट्रेजरी और टाउन। दूसरा दिया है टेक आउट डिलीवरी आर्टिकल द हैव बीन रिटर्न बाय अदर पोस्टमैन अनक्लेम रिफ्यूज। अगला दिया है टू वर्क इन प्लेस एनी पोस्टमैन हु टेम्परेरी एब्सेंट। बिल्कुल तीनों ही जो विकल्प दिए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्या नियम पढ़ा कि कोषागार मतलब ट्रेजरी से पैसा लाना और ले जाना। दूसरा क्या कि कोई अन्य पोस्टमैन है जिसने आर्टिकल को लावारिस या अनडिलीवर्ड के रूप में लौटा दिया है, उसको डिलीवरी के लिए ले जाना, या फिर कोई पोस्टमैन नहीं है उसकी जगह पर कार्य करना। ये तीनों किसी हेड पोस्टमैन के ड्यूटी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पिक करते हैं, व्हाट इज द एसबी क्लेम सैंक्शन लिमिट फॉर HSG टू SPM? क्लेम विथ लीगल एविडेंस। डेथ क्लेम सैंक्शन से संबंधित ये वाला PDF आपको दिया हूं। अगर आपने इसके सारे पॉइंट याद नहीं किए हैं तो याद कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है यहीं से पूछा गया है कि लीगल एविडेंस के साथ HSG 2 का SPM है,
कोई डेथ क्लेम है, मंजूरी की सीमा क्या है? 50,000, 1,00,000, कोई लिमिट नहीं है, या फिर 5,00,000? देखिए, जब लीगल एविडेंस की कहानी आती है तो ये मैं आपको जो चार्ट दिखा रहा हूं इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर नॉमिनेशन उस खाते पर एग्जिट है तो कोई लिमिट नहीं है भाई, सभी के लिए कोई अथॉरिटी है, एसपीएम है, एचएसडी एसपीएम है, या फिर फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर है, किसी के लिए कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जब दूसरा कंडीशन होता है लीगल एविडेंस का, लीगल एविडेंस में एलएसजी एसपीएम 50,000 तक, एचएसडी एसपीएम कोई लिमिट नहीं है, सीनियर पोस्ट मास्टर, फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर कोई लिमिट नहीं है। याद कर लीजिएगा, जब ना तो उस खाते पर कोई नॉमिनेशन है, ना तो उस खाते पर कोई लीगल एविडेंस है, तो एसपीएम एलएसजी के लिए 50,000 का लिमिट रिवाइज किया गया है, महत्वपूर्ण है। अगर कोई एचएसडी एसपीएम है तो 1,00,000 का लिमिट, कोई सीनियर पोस्ट मास्टर है, डिप्टी चीफ पोस्ट मास्टर है तो 5,00,000 का लिमिट। ये लिमिट काफी इंपॉर्टेंट है और 1 से 2 क्वेश्चन आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसका उत्तर आपका सी था। अगला क्वेश्चन को हम पिक करेंगे, 34 नंबर का क्वेश्चन है। अब बोला है ऑपरेशन एएमपीसी विच परफॉर्म एज द पॉइंट वेयर मेल आर रिसीव एंड मशीनेबल आर्टिकल सेपरेट इनटू मशीनेबल एंड नॉन मशीनेबल इज कॉल्ड, कि वह प्रक्रिया एएमपीसी मतलब ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर में वह प्रक्रिया जहां पर हम आर्टिकल को मशीनी योग्य और गैर मशीनी योग्य में बदल देते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हैंडिंग, कलिंग, सॉर्टिंग या रजिस्टरिंग? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इस प्रक्रिया को जिस पर हम कि भाई आर्टिकल मशीन में जाएगा और आर्टिकल मशीन में नहीं जाएगा, उस प्रक्रिया को बोला जाता है कलिंग। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मेल ऑफिस में रिडायरेक्ट एनी आर्टिकल, इंटरसेप्ट, डिलीवर एनी आर्टिकल टू द एड्रेसी। कि मैंने आपको एक कहानी बताई थी, कहानी ऐसी थी कि भाई साहब आर्टिकल यदि संचरण की अवस्था में होता है तो उसे कोई न रोक सकता है न तो रीडायरेक्ट कर सकता है। किसके अनुमति के साथ ये प्रक्रिया की जा सकती है? केवल 2 अथॉरिटी को छोड़कर। यदि इसके लिए डीजी पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं या फिर हेड ऑफ सर्किल इसके लिए बोलते हैं, तभी यह प्रक्रिया हो सकती है। इसके अलावा यह प्रक्रिया किसी भी अथॉरिटी के पास नहीं है। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, कम बार पूछा गया है, फिर से पूछा जाएगा। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बैग वन सेट मेल ऑफिस टू अनदर, कि डाक कार्यालय के एक सेट से दूसरे सेट में बैगों का स्थानांतरण, जो मेल सूची होती है उसको हम किस प्रकार से दर्शाएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बैग वन सेट मेल ऑफिस टू अनदर विल बी इंडिकेट अकम्पेइंग मेल लिस्ट एज एल बैग, एम बैग, ए बैग या फिर सी बैग। ध्यान रखिएगा कि एक सेट से दूसरे सेट में जब बैगों का स्थानांतरण किया जाता है तो उसको हम यल बैग के रूप में संबोधित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर का, 37 नंबर क्वेश्चन है। बोला है कंसेशन फ्री रिडायरेक्शन फर्स्ट क्लास मेल वेदर सरचार्ज और नॉन सरचार्ज। विदेशों से प्राप्त जो प्रथम श्रेणी के आर्टिकल होते हैं, चाहे उस पर पैसा पेड है चाहे पैसा पेड नहीं है, उसको फ्री में रिडायरेक्शन करना है तो कौन से आर्टिकल पर यह प्रक्रिया लागू होती है? प्रिंटेड पेपर पर लागू होती है, न्यूज़पेपर पर लागू होती है, स्मॉल पैकेट पर या एरोग्राम पर? क्या बताया था मैंने कि जो प्रथम श्रेणी के आर्टिकल होते हैं केवल उन पर लागू होती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई विदेशों से प्राप्त पत्राचार के आर्टिकल हैं जो अनपेड है या फिर इनसफिशिएंटली पेड है, हम कौन सा स्टाम्प उस पर लगाएंगे? क्या लिखा है, मैं पढ़ देता हूं एक बार क्वेश्चन को, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। विदेशों से प्राप्त पत्राचार के अवैतनिक या अपर्याप्त भुगतान वाले आर्टिकल केवल विनिमय कार्यालय में चिन्हित किया जाएगा। आमतौर पर किस स्टाम्प की छाप मूल देश से प्राप्त किए जाएंगे? टी स्टाम्प, यू स्टाम्प, एच स्टाम्प या बाई स्टाम्प? आर्टिकल अनपेड है, इनसफिशिएंटली पेड है, आपको ध्यान रखना है कि उस पर टी स्टाम्प का मोहर लगाया जाता है।
ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस इज इशूड बाय। फ्रैंकिंग मशीन भी किराए पर लेना है, कोई भी फर्म है, कंपनी है, कोई सरकारी संस्थान है। सरकारी संस्थान के मामले में कंडीशन अलग हो जाता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन कोई प्राइवेट फर्म है, कोई इंडिविजुअल है, वो फ्रैंकिंग मशीन किराए पर लेना चाहता है, तो उसको आवेदन कहां पर करना पड़ेगा? हेड ऑफ डिवीजन के पास करना पड़ेगा। फ्रैंकिंग मशीन के बहुत सारे कंडीशन है, कितना साल इसका वैलिडिटी होता है, कितना इसका किराया लगता है, कौन कौन से टर्म एंड कंडीशन है, सब कुछ आपको मैंने मास्टर वीडियो में बताया है। इसका उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग पेमेंट ऑफ पोस्टेज फी विद इंटेंट कॉज लॉस सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाम्प हैज ऑलरेडी बीन यूज एनी अदर पर्पस इज एन ऑफेंस अंडर। कि केंद्र सरकार को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से डाक शुल्क के भुगतान के लिए किसी ऐसे स्टाम्प का उपयोग किया जा रहा है जो पहले किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया गया था, इसको अपराध माना जाता है। इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, पीओ गाइड 1, इंडियन पेनल कोड, द कोड क्रिमिनल प्रोसीडर 1973। याद रखिएगा कि कंडीशन बता रहा हूं कि जो डाक टिकट पहले उपयोग में आया, बाद में उसको आप फिर से मिसयूज कर रहे हैं, तो भारतीय दंड संहिता के तहत इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा और इसके लिए आपको सजा भी मिल सकती है। 41 नंबर का क्वेश्चन है, एवरी लेटर पैकेट पार्सल हैज टू बी स्टाम्प विद डेट स्टाम्प एट लीस्ट डॉट डॉट पोस्ट ऑफिसेस। कि प्रत्येक पैकेट पार्सल पर डॉट डॉट डाकघरों की तारीख मोहर लगी होती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया भाई साहब, कम से कम 2 डाकघरों का तारीख मोहर किसी आर्टिकल पर लगना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया है। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मेहनत अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कुछ आपको विकल्प दिए हैं, बोलना है कौन सा सही है, सही को आपको ढूंढना है। देख लेते हैं। पहला आपका विकल्प कि आप भेज रहे हैं प्रेशियस स्टोन, ज्वेलरी भेज रहे हैं, गोल्ड भेज रहे हैं, सिल्वर भेज रहे हैं, बीमा करवाना पड़ेगा। कॉइन भेज रहे हैं, करेंसी भेज रहे हैं, बैंक नोट भेज रहे हैं, बीमा करवाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई मशीन फ्रैंक आर्टिकल है, उसे आप लेटर बॉक्स में नहीं पोस्ट कर सकते। क्या ढूंढना था? ढूंढना था कौन सा सही, कौन सा सही, ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही। उत्तर नंबर डी करेक्ट होगा। तीनों स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है और तीनों स्टेटमेंट को हमने पहले भी कई बार किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पार्सल वेइंग अबव डॉट डॉट किलोग्राम वेट विल बी डिलीवर ओनली एट अ पोस्ट ऑफिस विंडो। पूछा यह है कि डॉट डॉट किलोग्राम से अधिक वजन का कोई पार्सल है, केवल डाकघर की खिड़की पर वितरण किया जाता है अगर 10 किलो से अबव का होता है। क्या होता है? उसके लिए प्राप्तकर्ता को इंटीमेशन जारी करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि डाकघर में आके अपने पार्सल आप कलेक्ट करें। तो कौन सा उत्तर? उत्तर बी करेक्ट होगा। किसी भी क्वेश्चन के बारे में ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा अभी मैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन है, आर्टिकल एड्रेस टू ऑफिसर अदर रैंक डिफेंस सर्विस फॉर्मेशन विच पोस्टेज ड्यू। कि आर्टिकल जो रक्षा सेवा इकाइयों के अधिकारियों या उनको संबोधित है, तो बोला यह है कि उस पर यदि कोई चार्ज ड्यू है तो आर्टिकल के साथ क्या कार्यवाही की जाएगी। पहला क्या बोला? कि वितरित किया जाएगा और संबंधित अधिकारी से इसकी वसूली की जाएगी। दूसरा बोला रिटर्न सेंडर की अवितरणीय रूप में इसे प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। सी नंबर का बोला है कि ऐसे लेखों को किसी भी डाकघर में बुक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। या फिर डी बोला है नन ऑफ द अबव। इसमें आपका बी उत्तर करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, इसे अवितरणीय रूप में आरटीएस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट रेस्टेंटे के नाम में संबोधित कोई आर्टिकल है जो बीपी आर्टिकल है, ठीक है, उसको डाकघर में रोकने की अवधि 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन या 60 दिन। बिल्कुल 7 दिन, ठीक है। अगर कोई बीपी आर्टिकल है तो 7 दिन, बाकी आर्टिकल है तो 30 दिन, है ना। और यदि आपसे कभी पूछे कि न्यस्त डाक का उपयोग करने का समय सीमा क्या है, तो आपको हमेशा 3 महीना बताना है, ठीक है, 3 महीना बताना है। इसका उत्तर आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बोला है
पोस्टल ऑर्डर से संबंधित कोई शिकायत करना है, पोस्टल ऑर्डर से संबंधित कोई शिकायत करना है, समय सीमा आप मुझे कमेंट में बताइए। पोस्टल ऑर्डर की वैलिडिटी जो है वो 24 मंथ की होती है। आलप स्कीम किस प्रकार के वस्तुओं को कवर करता है? स्पीड पोस्ट, सभी सेकंड क्लास, पार्सल आर्टिकल या फिर ऑल फर्स्ट क्लास आर्टिकल? उत्तर जो करेक्ट होगा वो होगा आपका डी, आलप स्कीम प्रथम श्रेणी के आर्टिकल। और जब इन आर्टिकल का ट्रांसमिशन किया जाता है तो कोई भी हवाई चार्ज इन पर वसूल नहीं किया जाता। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो 48 नंबर का। अगर आर्टिकल पर पैसा अपर्याप्त रूप से पेड है तो बताइए कि डिलीवरी पर क्या चार्ज वसूल किया जाएगा? अपर्याप्त रूप से है या फिर कोई पैसा ही पेड नहीं है? तो मैंने आपको कंडीशन क्या बताया कि भाई अगर इनसफिशिएंटली पेड है तो कमी की मात्रा का दोगुना चार्ज लिया जाएगा, डबल द अमाउंट ऑफ डिफिशियंसी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 49 नंबर का क्वेश्चन है और बोला है कैटेगरी ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल, कि विदेश डाक में लेटर की आर्टिकल की कितनी कैटेगरी है? विदेश डाक में आर्टिकल की 2 कैटेगरी, लेटर पोस्ट, पार्सल पोस्ट, एलपी, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, भारत किस वर्ष एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में शामिल हुआ था? ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1973। चलिए, जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर।